एपिसोड 16। मैं और तैमूर बारी बारी फ्रेश होकर बैठे थे कि ग्लोरिया वहीं आ गई। यहाँ कुछ खाने को भी मिलेगा या हमें पहले 1,000 रुपए अदा करने पड़ेंगे? मैंने हंसकर पूछा। कमरल खाना लेकर आ रहा है, ग्लोरिया ने कहा और एक बेड पर नींद दराज हो गई। उस कमरे में शायद 2 लड़कियां मुकीम थी क्योंकि बेड सिर्फ 2 ही थे। मैंने पहली दफा ग्लोरिया को ढीले ढाले लिबास में देखा था। तुमने तो उन लड़कियों के कपड़े भी पहनना शुरू कर दिए। ऐसे तो हो चुका कारोबार। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अपनी चोंच बंद रखो, मैं बहुत थक गई हूँ। उसने आंखें मूंद ली। अगर आप पसंद फरमाए तो पांव दबा दूं आपके, मैंने कहा और फुर्ती से झुक गया। ग्लोरिया का फेंका हुआ तकिया मेरे बजाय तैमूर के मुंह पर पड़ा। वो खफीफ सा होकर हंसने लगा। उसी वक्त बंगाली कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथों में तले ऊपर 2 ट्रे थी। उसके पीछे पीछे साड़ी में मलबूस सांवली से एक लड़की भी दाखिल हुई। एक ट्रे उसके हाथों में भी थी। वो शायद कमरल की बीवी थी। उसे कच्ची नींद से उठाया गया था, इसीलिए शायद वो अभी तक पूरी तरह बेदार नहीं हुई थी। खाना देखकर मेरी भूख एकदम चमक उठी। तैमूर का भी यही हाल था। हम दोनों मरभुक्कों की तरह खाने पर टूट पड़े। खाने से फारिग हुए तो कमरल कॉफी ले आया। उमूमन कॉफी पीने के बाद नींद उतर जाती है, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसके बाद तो ऐसी नींद आई कि अपनी सुध-बुध ना रही। मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मुझसे कुछ ही फासले पर तैमूर का बेड था। वो भी गर्दन उठाए दरवाजे की तरफ देख रहा था। दस्तक एक बार फिर हुई तो तैमूर ने झंझला कर पूछा, कौन है? मैं हूँ साहब जी, कमरल। तैमूर बड़बड़ाता हुआ उठा और दरवाजा खोल दिया। क्या परेशानी है? वो फाड़ खाने वाले लहजे में बोला। वो साहब जी, वो लड़कियां। क्या बकवास है, कहाँ है लड़कियां? इसे गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? एक शोक निस्वानी आवाज सुनाई दी। आप शायद भूल गए कि आप हमारे कमरे में मौजूद हैं और यहाँ हमारा सामान भी है। तो सामान कहीं भागा जा रहा है? तैमूर के लहजे में अब झंझलाहट थी। सामान तो नहीं, अलबत्ता हम ऑफिस जा रहे हैं। एक दूसरी आवाज सुनाई दी। और हमारे कपड़े और दूसरा सामान अभी तक यहीं है। एक तो हमारे कमरे पर कब्जा जमा लिया, ऊपर से रोब भी दिखा रहे हैं। बंगले का मालिक आपका भाई है तो हुआ करे, हम भी किराया देते हैं। कमरल, तैमूर ने तहमकाना लहजे में कहा, इन लोगों का किराया वापस कर दो। वो फौरन मालिक का भाई बन गया। अरे वाह, बगैर नोटिस के तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लड़की झंझला कर बोली, कमरल, नोटिस के बदले इन्हें 1 महीने का किराया दे दो और इन्हें यहाँ से चलता करो। मुझे ऐसे किराएदारों की जरूरत नहीं है। अरे जनाब, आप तो खामखा खफा हो गए। एक और आवाज सुनाई दी। ये समीना तो बिल्कुल पागल है। इस वक्त डिस्टर्ब करने की माफी चाहती हूँ। आइंदा आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। तैमूर एक तरफ हट गया। दोनों लड़कियां आगे पीछे कमरे में दाखिल हुई। वो दोनों 20 और 25 के दरमियान रही होंगी। खासी कबूल सूरत और माकूल लड़कियां थीं। ना जाने किस मजबूरी के तहत यहाँ तन्हा रहने पर मजबूर थीं। उन्होंने कमरल की मदद से अपने कपड़े और दूसरा सामान वहां से निकालकर दूसरे कमरे में शिफ्ट किया और कोई बात किए बगैर चली गईं। हम दोनों नहा धोकर फारिग हुए ही थे कि ग्लोरिया आ गई। नाश्ता उसने हमारे साथ ही किया। नाश्ते के बाद वो मुझसे बोली, कामरान, वो लोग मुझसे कागजात के बारे में पूछ रहे थे। वो कागजात कहाँ हैं? कागजात महफूज हैं, मैंने उसे जवाब दिया। फिर अचानक मुझे रूबी याद आ गई। उसी की वजह से तो मैं वडेरे के बंगले से फरार हो सका था। मैंने ग्लोरिया से कहा, जब मैं वहां से फरार हुआ तो मेरे साथ एक लड़की भी थी। जानती हूँ, लड़की की फिक्र छोड़ो, कागजात की बात करो। तुम्हें मालूम है कि वो लोग कागजात के लिए इतने बेचैन क्यों थे? मैं तो वहां था ही नहीं। उन लोगों ने तुम्हारे सामने बात की होगी। मुझे अहमक मत समझो कामरान, ग्लोरिया सख्त लहजे में बोली। क्या मैं इस बात पर यकीन कर लूं कि तुमने उन कागजात का मुताला नहीं किया? मैंने वाकई उन कागजात को नहीं देखा। मेरा मूड भी ऑफ हो गया। और ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? मैं तुम्हारा मातहत नहीं हूँ, समझी? समझ गई, ग्लोरिया तिनक कर बोली। तुम मुझ पर एतबार करने को तैयार नहीं हो। तुम्हें उन कागजात से क्या दिलचस्पी है? वो कागजात अगर अहम है तो हमारी हुकूमत के लिए अहम है या फिर हमारे दुश्मनों के लिए? तुम्हें क्यों फिक्र है उन कागजात की? जहन्नुम में जाओ। ग्लोरिया भन्नाकर खड़ी हो गई। मुझे सिर्फ अपनी सलामती से दिलचस्पी है। उन कागजात में मेरे बारे में भी बहुत कुछ है, इसीलिए मुझे वो कागजात चाहिए। ये कहकर उसने झटके से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। ग्लोरिया, मैं गुस्से से चीखा और अपनी जगह से उठना चाहा। बैठे रहो कामरान, अपने हाथ ऊपर उठा लो, वरना मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी। ग्लोरिया सर्द लहजे में बोली। मैंने हाथ उठा लिए और दांत पीस कर बोला, इस पर भी तुम्हें इसरार था कि तुम पर एतबार किया जाए। अगर मुझे गोली मारने से तुम्हें कागजात मिल सकते हैं तो मार दो गोली। कामरान प्लीज, ये तुमने क्या शुरू कर दिया? तैमूर ने कहा। तुम भी अपनी जगह से हरकत मत करना तैमूर। मुझे अभी और इसी वक्त कागजात चाहिए। ग्लोरिया फनकारी, मैं बता चुका हूं कि कागजात यहाँ नहीं है। होते भी तो मैं हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करता। मैंने नफरत भरे लहजे में कहा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें वडेरे के हवाले किए देती हूँ, वो खुद ही तुमसे निमट लेगा।
तैमूर ने अचानक उस पर छलांग लगाई, मगर वो मोहतात थी इसीलिए झपट कर पीछे हट गई। लम्हे भर को उसकी तवज्जो मेरी तरफ से हट गई। मैंने बिजली किसी तेजी से तकिया उसके मुंह पे खींच मारा। तैमूर के लिए यह मौका काफी था, वो ग्लोरिया के नजदीक ही था। तैमूर ने छलांग लगाई और ग्लोरिया को दबोच लिया। उसने ग्लोरिया के दाएं हाथ को जोरदार झटका दिया। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। जवाब में ग्लोरिया ने ना जाने क्या किया। लम्हे भर को मेरी आंखों में बिजली सी चमकी। फिर तैमूर उड़ता हुआ धड़ाम से सामने वाली दीवार से जा टकराया। ग्लोरिया उस पर छलांग लगाने ही वाली थी कि मैंने जहरीले लहजे में कहा, बस करो वरना मैं किसी रियायत से काम नहीं लूंगा। मैंने पिस्टल निकालकर उस पर तान लिया। अब हरकत मत करना। फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ, इसे बांध कर डाल दो ताकि मैं सूरत हाल पर सुकून से गौर कर सकूं। तैमूर ने किसी चीज की तलाश में इधर उधर देखा। जब उसे कुछ नजर न आया तो उसने झंझलाकर बेडशीट फाड़ ली। फिर उसकी पट्टी की मदद से तैमूर ने ग्लोरिया के हाथ और पांव बांधकर उसे बेड पर धकेल दिया। ये बात याद रखना कामरान कि दुश्मनी की इब्तिदा तुम्हारी तरफ से हुई है। ग्लोरिया ने गुस्से से कहा, फिक्र मत करो, इसकी इंतहा भी मेरी तरफ से होगी। इब्तिदा मेरी तरफ से हुई है? क्या तुम्हारी याददाश्त जवाब दे गई है? रिवॉल्वर किसने निकाला था पहले? तुम्हारी हठधर्मी की वजह से मुझे रिवॉल्वर निकालना पड़ा। ग्लोरिया बोली, अच्छा अब जरा खामोश हो जाओ और मुझे सोचने दो। मैंने उसे झिड़क दिया, मेरा तो ख्याल है यहाँ से निकल चलो। तैमूर बोला, ठीक कहते हो। मैंने जवाब दिया और जल्दी जल्दी अपनी जेबों का जायजा लेने लगा। दरअसल मुझे बर्फानी चीते की चर्बी की फिक्र थी। चर्बी की डिबिया मेरी जेब में मौजूद थी। मैंने जैकेट पहनी और जूते पहनकर चलने को तैयार हो गया। तैमूर ने इस दौरान बेडशीट के मजीद टुकड़े कर लिए थे। उसने एक टुकड़ा उठाया और ग्लोरिया के मुंह में ठूंसने लगा। वो चीख चीख कर हमें गालियां देने लगी। अगर उसके हाथ खुले होते तो शायद कम से कम हम में से एक को तो वो खाली हाथों से भी मार सकती थी। फिर उसकी आवाज घुट कर रह गई। तैमूर ने बेदर्दी से उसका मुंह बांध दिया और बोला, अगर मैं ये ना करता तो हमारे निकलते ही ये चीख चीख कर पूरा बंगला सर पर उठा लेती। फौरन ही वो बंगाली यहाँ पहुंच जाता और ये आजाद हो जाती। अब कम से कम हमें 1-1.5 घंटा तो मिल ही जाएगा। हम दरवाजा बाहर से लॉक कर देंगे और कमरल से कह देंगे कि मैडम सो रही हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करना। चलो अब निकलो यहाँ से। मैंने एक बैग उठाते हुए कहा। दूसरा बैग तैमूर ने उठा लिया। हम दोनों आहिस्तेगी से बाहर निकल आए और दरवाजा बाहर से लॉक करने के बजाय छोड़ दिया। फिर कमरल को आवाज दी। तीसरी आवाज पर वो आया। तैमूर ने उससे कहा कि हम लोग जरूरी काम से जा रहे हैं, 2 घंटे तक आ जाएंगे। मैडम हमारे कमरे में आराम कर रही हैं, उनके सर में शदीद दर्द है। हमारी वापसी तक उन्हें डिस्टर्ब मत करना। ठीक है शाब। कमरल ने दांत निकाले। हम दोनों बड़े पुरसुकून अंदाज में बाहर निकले और तेजी से आगे बढ़ गए। अब फिर वही मसला दरपेश था कि अब हम कहाँ जाएं। फिर मुझे अचानक अली मुराद का ख्याल आया। फिलहाल हम वहां ज्यादा महफूज रह सकते थे। मैंने सोचा अभी तो यहाँ से निकले, बाद में कुछ और बंदोबस्त करेंगे। मेरी जेब में अली मुराद का दिया हुआ वो लिफाफा मौजूद था जिस पर उसका एड्रेस था। मैंने जेब से लिफाफा निकाला और एड्रेस देखने लगा। उसी वक्त मुझे खाली टैक्सी दिखाई दी। मैंने उसे बुलाया और सदर चलने को कहा। मैं वहां से बराह रास्त अली मुराद के पास नहीं जाना चाहता था। अब मेरे दुश्मनों में ग्लोरिया जैसी मक्कार और चालाक दुश्मन का इजाफा हो गया था, इसीलिए मैं बहुत मोहतात था। सदर से हम दूसरी टैक्सी के जरिए नॉर्थ नाज़ाबाद पहुंचे। मैंने वो टैक्सी भी मेन रोड पर छोड़ दी और पैदल अली मुराद के बंगले की तरफ रवाना हो गया। मैंने वो बंगला पहले नहीं देखा था, मगर मुझे अंदाजा था कि वो कहीं आसपास ही है। 2-3 गलियों में भटकने के बाद मैं एक स्टेट एजेंट से पता पूछने लगा, मगर तैमूर ने मना कर दिया। स्टेट एजेंट को हमारे हुलिये जरूर याद रह जाएंगे। हमारे कंधों पर बड़े बड़े टूरिस्ट बैग लटक रहे हैं, सबसे बड़ी निशानी तो यही है। वो ठीक कह रहा था, इसलिए हम किसी से पूछने के बजाय फिर गलियों में भटकने लगे। आखिर 15-20 मिनट की तलाश के बाद हमें मतलूबा बंगला मिल गया। वो खासा वसी और इस बंगला था और 2000 मुरब्बा गज पर तामीर किया गया था। गेट पर नेम प्लेट नहीं थी, मगर स्याह पेंट से नंबर लिखा हुआ था। मैंने घंटी बजा दी। फौरन ही अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। फिर गेट की जैली खिड़की खुल गई। अंदर से गठे हुए जिस्म का एक जवान आदमी बरामद हुआ। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी और मूछें चढ़ी हुई थी। मैंने कहा, हमें अली मुराद से मिलना है। आप इधर ठहरो साई, मैं अली मुराद को खबर करता हूँ। उसने हमें गेट के साथ ही बने हुए गार्ड रूम में बिठाया और खुद अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद अली मुराद वहां पहुंच गया। मुझे देखकर वो वालेहाना अंदाज में मेरी तरफ बढ़ा और बगलगीर हो गया। फिर उसने तैमूर से हाथ मिलाया। हमारी याद कैसे आ गई साईं? बस अली मुराद, जब कोई मुश्किल पड़ती है तो अपने ही याद आते हैं। मैंने तो साईं आपको पहले भी कहा था कि इधर ही रहो आप, मगर आप राजी ना हुए। मैं तो अभी भी आपका खादिम हूँ साईं। ठीक है अली मुराद, हम लोग कुछ दिन यहाँ रहेंगे। बड़े साईं आजकल कहाँ हैं? वो तो साईं अभी अमेरिका में हैं। अली मुराद ने जवाब दिया। फिर आगे बढ़कर हमारे बैग उठा लिए। आओ साईं, अंदर आ जाओ और बेफिक्र होकर इधर रहो। यहाँ कितने आदमी हैं? मुझे मिलाकर 4 आदमी हैं। पर बात क्या है साईं? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं खतरे में हूँ। वो खतरा अभी तक टला नहीं है, बल्कि कुछ और बढ़ गया है।
कोई परवाह मत करो साईं, जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट से भी आदमी आ जाएंगे। वैसे तो हम 4 भी बहुत हैं। ये भी इत्तेफाक है कि हम चारों बड़े साईं के गार्ड्स हैं। बड़े साईं ने तो यहाँ मुझे और नादिर खान को छोड़ा था। मिठा और अली हैदर कल शाम ही यहाँ पहुंचे हैं। वो लोग अपने किसी काम से आए हैं, मगर अब मैं उन्हें इधर ही रोक लूंगा। बातें करते हुए हम बरामदे में पहुंच चुके थे। अली मुराद ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। वो बेडरूम था। कमरे में एक डबल बेड, सोफा और 2 कुर्सियां मौजूद थीं। फर्श पर वॉल टू वॉल कारपेट था और खिड़कियों पर दबीज और कीमती पर्दे पड़े हुए थे। वो कमरा हर तरह से आरास्ता था। अभी साईं आप लोग आराम करो, किसी चीज की जरूरत पड़े तो आवाज दे लेना, मैं साथ वाले कमरे में हूँ। हमने रात भर आराम ही तो किया था, इसीलिए मैंने अली मुराद से कहा कि अगर तुम आराम नहीं करना चाहते हो तो हमारे साथ बैठो, हम तो आराम करके आए हैं। फिर मैं आपके लिए चाय बनवा दूं और बाकी लोगों से आपका तारुफ भी करा दूं, उसने उठते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो अकेला नहीं था, बकिया 3 आदमी भी उसके हमरा थे। उनमें से एक तो वही दाढ़ी वाला था जिसने गेट खोला था। अली मुराद ने नादिर खान की हैसियत से उसका तारुफ कराया। मिठा खान के चेहरे पर घनी मूछें थीं, उसका कद निकलता हुआ और जिस्म गेंडे की तरह फैला हुआ था। अली हैदर के चेहरे पर भी मूछें थी, मगर उतनी घनी नहीं थी। उसकी रंगत कभी सुर्खो सफेद रही होगी, मगर अब तो धूप में झुलसकर तांबे जैसी हो गई थी। उन सब में एक बात मुश्तरक थी, उन सब के चेहरों पर वहशत टपक रही थी। उसी वक्त चाय की ट्रे उठाए एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ तो मैं चौंक उठा। अली मुराद मेरी हैरत को भांप गया। उसने जल्दी से कहा, साईं ये लायक अली है, हमारा बावर्ची है। ये तो साईं सीधा साधा मुलाजिम है, इसीलिए मैंने इसे अपने साथ शामिल नहीं किया था। फिर वो सब कमरे से निकल गए, सिर्फ अली मुराद वहां रह गया। उसने हमारे लिए चाय बनाई, फिर अचानक कुछ उसे याद आ गया। वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ। साईं वो आपकी अमानत ले आऊं मैं जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि गेट की तरफ से फायरिंग की आवाजें आने लगी। चश्मज़दन में पिस्टल मेरे हाथ में आ गया। मुझे अली मुराद के हाथों में रिवॉल्वर नजर आया। अली मुराद ने दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर झांका, फिर फर्श पर गिर के कोहनियों के बल रेंगता हुआ बरामदे की तरफ बढ़ा। फायरिंग अब भी जोरों शोर से जारी थी। मुझे भी हमलावर की फिक्र थी, इसीलिए मैं भी रेंगता हुआ बरामदे की तरफ चल दिया। मैंने आहट पर घूम के देखा तो तैमूर भी कोहनियों के बल क्रॉलिंग करता हुआ मेरे पीछे आ रहा था। फायरिंग मजीद 2 मिनट जारी रही, फिर अचानक बंद हो गई। शायद हमलावर फरार हो गए थे। मैंने मजीद 2 मिनट इंतजार किया, फिर उठ खड़ा हुआ। अली मुराद पोर्च में था। थोड़ी देर बाद बकिया 3 गार्ड्स भी वहीं आ गए। साईं वो कोई औरत थी, नादिर खान ने बताया। पहले तो उसने बोला कि मुझे कामरान से मिलना है। हमने कहा इधर कोई कामरान नहीं रहता। कहने लगी वो अभी अभी तो अपने दोस्त के साथ अंदर गया है। मैंने कहा आप इधर बैठो, मैं अंदर इत्तला करता हूँ। उसने एकदम रिवॉल्वर निकाल लिया। मेरे नजदीक ही पानी का जग पड़ा था। मैंने झपट कर वो जग उठाया और उस औरत पर फेंक दिया। उसका रिवॉल्वर हाथ से छूट गया। फिर मैंने रिवॉल्वर निकालना चाहा, मगर इतनी देर में वो उछल के कमरे से बाहर निकली और कमरे की छत पर चढ़ गई। मैं तो समझ रहा था कि अब वो खाली हाथ है, मगर ऊपर से उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में मिठा खान और अली हैदर ने उस पर फायरिंग की। फिर अचानक ही वो फरार हो गई। नादिर ने तफसील बताकर तवील सांस लिया। मैं समझ गया कि वो कौन होगी, मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ग्लोरिया को तो हम बांध कर डाल आए थे, फिर वो यहाँ तक कैसे पहुंच गई। मैंने तस्दीक की खातिर नादिर खान से पूछा, उस औरत का हुलिया क्या था। जवाब में उसने ग्लोरिया का हुलिया बताया और मजीद तस्दीक ये बता के कर दी कि वो औरत गैर मुल्की थी, टूटी फूटी उर्दू बोल रही थी। तैमूर ने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैं खुद हैरान था। मैंने अली मुराद से कहा, मुमकिन है फायरिंग की आवाज़ सुनकर किसी पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस यहाँ आ जाए। तुम उसे यही बयान देना कि कुछ लोग ज़बरदस्ती घर में दाखिल होना चाहते थे। उन्होंने फायरिंग की तो जवाब में मेरे गार्ड ने उस पर फायरिंग कर दी। फिर मैंने ज़रा तौक़ुफ़ के बाद कहा, खेल शुरू हो चुका अली मुराद, मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। नहीं साईं, अब आप कहीं नहीं जाओगे। आप क्या समझते हो मैं एक औरत से डर जाऊंगा? बात एक औरत की नहीं है अली मुराद, वो औरत दोबारा अकेली नहीं आएगी, और अगर वो भी मेरे दुश्मनों से मिल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं अली मुराद, मैं अपनी वजह से तुम लोगों को मुसीबत में नहीं डालूंगा। हम लोगों की बेइज्जती मत करो साईं। अली मुराद तलखी से बोला, अब तो मैं आपको किसी कीमत पर जाने नहीं दूंगा। उसने फैसला कुन अंदाज में कहा। हम दोबारा उसी कमरे में आ बैठे। अली मुराद ने दूसरे कमरे से एक टेलीफोन सेट उठा लिया। गालिबन हमारे कमरे में भी कनेक्शन मौजूद था। उसने फ़ोन वहीं लगाया और कोई नंबर डायल करने लगा। उसकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि वो गोट के लिए ट्रंक कॉल बुक करा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ग्लोरिया यहाँ तक कैसे पहुंची। क्या वो कोई मावराई मखलूक है या उसे गैब का इल्म है? मेरी तरह तैमूर भी किसी गहरी सोच में गुम था। अचानक कोई चीज़ गोया उड़ती हुई कमरे में दाखिल हुई। मैं उछल कर खड़ा हो गया। यही हाल तैमूर और अली मुराद का था। फिर वो चीज़ छलावे की तरह उछल कर मेरी पुश्त पर पहुंच गई। तैमूर ने उस पर फायर करना चाहा, मगर फिर इरादा मुलतवी कर दिया। फायरिंग की जद में अली मुराद भी आ सकता था। अचानक मुझे गुद्दी पर किसी सख्त चीज़ का दबाव महसूस हुआ और ग्लोरिया की आवाज़ सुनाई दी।
तुम लोग जरा भी हरकत करोगे तो कामरान की खोपड़ी पाश पाश हो जाएगी। उसके मुखातिब तैमूर और अली मुराद थे। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई। तुम क्या समझते थे कामरान कि मुझसे बचकर भाग जाओगे? तंजीम ने इतनी जिम्मेदारियां मुझे यूं ही नहीं सौंपी थी। उसकी आवाज मुतरन्नुम थी और कानों को भली लगती थी, मगर उस लम्हे कानों में जहर घुल रही थी। उस वक्त मुझे ग्लोरिया के पूरे वजूद से नफरत महसूस हो रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूं। बहुत हैरान हो रहे हो कामरान, मगर शायद तुम भूल गए थे कि मेरा नाम ग्लोरिया है और मैं कहीं भी पहुंच सकती हूँ। ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हें इंसान समझ रहा था। तुम तो भूतनी हो, भूतनी। जिन भूत तो कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये लड़ाका औरतों की तरह जुबान बाद में चलाते रहना। पहले मुझे वो कागजात दे दो। मैं तंज़ी अंदाज में हंसा। अगर तुम भूत हो तो खुद मालूम कर लो कि वो कागजात कहाँ हैं। मुझे उन कागजात से कोई दिलचस्पी नहीं है कामरान। ग्लोरिया झंझला कर बोली, मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहती हूँ कि मेरे बारे में क्या रिपोर्ट है। हेड ऑफिस से मौसूल होने वाली एक रिपोर्ट भी उन्हीं कागजात में है। वडेरा कह रहा था कि उसमें मेरे बारे में अहकामात हैं। ग्लोरिया ने समझाने वाले अंदाज में कहा। फिर उसने एक अजीब हरकत की। उसने अचानक अपना रिवॉल्वर मुझे दे दिया और हाथ उठाकर सामने आ गई। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ कामरान। अगर ऐसा होता तो अब तक यहाँ कई आदमी मर चुके होते। वो सब मेरे निशाने की जद पर थे, मगर मैं खामखा उन्हें मारना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैं बाएं जाने वाली डमडम की घनी झाड़ियों में छुप गई थी। तुम लोग ये समझे कि हमलावर फरार हो चुका है। मुझे ये खतरा था कि अगर यहाँ कुत्ते हुए तो मैं फंस जाऊंगी, मगर खुशकिस्मती से यहाँ कुत्ते नहीं हैं। तैमूर और अली मुराद हैरत से आंखें फाड़े ग्लोरिया को देख रहे थे। मैं खुद भी हैरान था। ग्लोरिया हमारे जहनों को मुसलसल झटके पहुंचा रही थी। मैंने तवील सांस लेकर उसका रिवॉल्वर सोफे पर डाल दिया और उससे बोला, अगर तुम्हें वाकई कागजात से कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं तुम्हें सिर्फ वो रिपोर्ट दे सकता हूँ जिसका तस्करा तुम कर रही हो। अभी तक मैंने भी उन कागजात का मुताला नहीं किया। बहरहाल रिपोर्ट तुम्हें मिल जाएगी। तुम यहीं ठहरो, मैं कागजात लेकर आता हूँ। ठीक है कामरान, मुझे वो रिपोर्ट दे दो, ग्लोरिया ने मुतमईन होकर कहा। मैंने उठते हुए तैमूर से कहा, तुम भी यहीं ठहरो, मैं अली मुराद को साथ लेकर जा रहा हूँ। फिर मैंने अली को बाहर निकलने का इशारा किया। बाहर आकर मैंने उससे कहा, किसी दूसरे कमरे में बैठकर मैं उन कागजात को देखूंगा। तुम मेरा सूटकेस ले आओ। आप मेरे साथ आओ साईं, अली मुराद ने कहा और एक तरफ बढ़ गया। उसने बंगले के दूर उफ्तादा गोशे में वाक़ एक बेडरूम मेरे लिए खोल दिया। वो कमरा हर तरह से आरास्ता था। मुझे वहां बिठाकर वो सूटकेस लेने चला गया। वो सूटकेस लेकर आया तो मैं उस कमरे में बंद हो गया और अली मुराद को हिदायत कर दी कि मुझे डिस्टर्ब मत करना और ग्लोरिया के सामने भी मत जाना। मैंने सूटकेस से तमाम कागजात निकाल लिए। फिर सरसरी अंदाज में उन कागजात का जायजा लेने लगा। कागजात में उन बदकिस्मत लड़कियों की फाइलें भी थी जिन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। उन्हीं में रूबी की फाइल भी थी। ऐसी तमाम फाइलों को मैंने अलहदा कर लिया। उनमें बहुत सी आला सरकारी अफसरान की फाइलें भी थी जिन्हें किसी न किसी तौर ब्लैकमेल किया जा रहा था। फिर मुझे वो रिपोर्ट मिल गई जिसके लिए ग्लोरिया बेचैन थी। वो रिपोर्ट बॉस के लिए थी। उसमें बॉस को हुक्म दिया गया था कि कागजात हासिल करके ग्लोरिया को ठिकाने लगा दिया जाए। पहले तो उस पर सिर्फ शुबा था, मगर अब यकीन हो गया है कि वो तंजीम को डबल क्रॉस कर रही है। रिपोर्ट में लिखा था, ग्लोरिया के पास एक ऐसी डायरी है जिसमें अहम लोगों के एड्रेस और फोन नंबर्स हैं। उससे वो डायरी भी छीन ली जाए। सीक्रेट कागजात में उन अफराद की फाइलें बहुत नागुज़र हैं जो हमारे इशारों पर नाचते हैं। उन्हें हर कीमत पर हासिल किया जाए, वरना पाकिस्तान में तवील अरसे तक तंजीम मुअत्तल हो जाएगी। फिर वो प्लान भी बहुत अहम है जो तंजीम ने कई माह की मेहनत के बाद तैयार किए हैं। मुतबादल मंसूबों के लिए इतना ही वक्त दरकार होगा। अगर फौरी तौर पर उन प्लान्स पर अमल ना किया गया तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। रिपोर्ट पढ़कर मैं सन्नाटे में रह गया। मेरे मुल्क पर हर तरफ से दुश्मनों की अलगार थी। वो हमारे नौजवानों को इखलाकी तौर पर दिवालिया करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में मखसूस किस्म के क्लब्स और सेंटर्स कायम कर रहे थे जहां बेहयाई और फहाशी को फरोग दिया जा सके। फहश लिटरेचर और वीडियो फिल्मों के जरिए नौजवानों के जहनों को नाकारा करना चाहते थे। वह आज़ादी और रोशन ख्याली के नाम पर नौजवान लड़कियों को गुमराह करना चाहते थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तखरीबकारी और दहशतगर्दी के जरिए हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना चाहते थे। कई हरदिल अजीज और मुखलिस सियासी रहनुमा उनकी हिट लिस्ट पर थे। उनके कत्ल की न सिर्फ मनसूबाबंदी कर ली गई थी बल्कि दिन और तारीख तक तय कर ली गई थी। मैं जो कागजात का मुताला करता गया, मेरा जिस्म पसीने में डूबता गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उन तमाम खतरों से निमटने की इब्तिदा कहाँ से करूं। मुमकिन अब तक उन मंसूबों पर अमल दरामद का आगाज भी हो चुका हो। मैंने सोचा इस सिलसिले में तैमूर को भी एतमाद में ले लेना चाहिए। मैंने वो तमाम फाइलें दोबारा सूटकेस में बंद कर दी। सिर्फ ग्लोरिया की रिपोर्ट निकाल ली और कमरे से बाहर आ गया। अली मुराद बराबर वाले बरामदे में बैठा था। मुझे देखते वो लपक कर मेरे पास आया। खैरियत तो है साई, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने थके हुए अंदाज में कहा, मैं ठीक हूँ अली मुराद, तुम वो सूटकेस दोबारा वहीं रख दो और बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। वो सूटकेस बहुत अहम है। ये कहकर मैं उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें मैं ग्लोरिया और तैमूर को छोड़ आया था। मुझे देखती ग्लोरिया उछलकर खड़ी हो गई और बेताबी से बोली, कहाँ है वो रिपोर्ट?
मैंने कुछ कहे बगैर जेब से रिपोर्ट निकालकर ग्लोरिया के हवाले कर दी। ग्लोरिया ने पहली दफा मेरे चेहरे का जायजा लिया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है कामरान, तुम्हारा रंग तो बिल्कुल पीला पड़ रहा है। मेरे मुल्क पे हर तरफ से दुश्मनों की यलगार है ग्लोरिया। अफसोसनाक बात है कि वो हमारे कंधों पर रखकर बंदूकें चला रहे हैं। हमारी कौम के लोग मुल्क की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। वो ऐसा सिर्फ चंद टकों की खातिर कर रहे हैं। फिर मैंने मुख्तसर अल्फाज में ग्लोरिया और तैमूर को बता दिया कि मैंने उन कागजात में क्या पढ़ा है। ग्लोरिया चंद लम्हे सोचती रही, फिर बोली, ऐसा करो कामरान, तुम उन तमाम कागजात की माइक्रोफिल्म बनाकर उन्हें जाया कर दो। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ और ग्लोरिया से बोला, तुम यही हमारा इंतजार करो, हम अभी आते हैं। मैंने तैमूर को भी अपने साथ आने का इशारा किया। बाहर आकर मैंने तैमूर से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें उन कागजात को जाया कर देना चाहिए क्या? उन्हें जाया करने के बजाय कहीं हिफाजत से रख दो। तैमूर बोला, अलबत्ता उनकी माइक्रोफिल्म जरूर बना लो, हमें अक्सर उन कागजात की जरूरत पड़ेगी। माइक्रोफिल्म की सूरत में वो हमारे पास होनी चाहिए। फिर वो कुछ सोचकर बोला, अगर तुम मुझ पर एतमाद करो तो माइक्रोफिल्म मैं बना सकता हूँ। मैंने उसे घूर कर देखा। ये वक्त तंज करने का नहीं है। अली मुराद तुम्हें वो कागजात दे देगा, तुम जो कुछ करना चाहते हो फौरी तौर पर कर लो। फिर मैंने आवाज देकर अली मुराद को बुलाया और उससे कहा कि वो सूटकेस तैमूर के हवाले कर दो। मैं दोबारा कमरे में गया तो ग्लोरिया आलम इस्तिराब में टहल रही थी। उसका चेहरा मारे गुस्से के तमतमा रहा था। मैं समझ गया कि उसने वो रिपोर्ट पढ़ ली है। फिर वो खुद कलामी के अंदाज में बोली, मैंने इस तंजीम के लिए अपना मुस्तकबिल तारीख कर लिया, खुद को दाव पर लगा दिया और सिला क्या मिला, परवाने कत्ल। मेरी एक छोटी सी भूल इन लोगों के नजदीक इतनी अहम है कि मेरी सारी खिदमत फरामोश करके मेरी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए गए। मगर ग्लोरिया यूं आसानी से नहीं मरेगी। मरने से पहले मैं इन सबको तबाह बर्बाद कर दूंगी। पहले मेरा ख्याल था कि ये महज धमकी है, मगर ये तो बाकायदा तहरीरी अहकामात है। मैं उन्हें बताऊंगी कि तखरीबकारी और दहशतगर्दी होती क्या है। मैं जिस मुल्क में जाऊंगी इस तंजीम को जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। फिर वो मुझसे बोली, मैं इसका आगाज तुम्हारे मुल्क से करूंगी। तंजीम के एक एक हमदर्द को चुन चुन कर ठिकाने लगा दूंगी। फिर वो जरा तौक़ुफ़ के बाद बोली, ये रात वडेरे अहमद बख्श की आखिरी रात साबित होगी। उसका लहजा फैसला कुन था।